हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस अकेडमी। मैं सिद्धार्थ नेपाल। आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज कक्षा 10 का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, बहुत मज़ेदार के साथ ये हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने से पहले हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज के विषय में। तो त्रिभुज के विषय में पढ़ते आ रहे हैं तो सबसे पहले बात होती है त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बनेगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा जिसको कहते हैं, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए पहली बात, त्रिभुज कहाँ बनेगा, किसी समतल में बनेगा। तो किसी समतल में तीन रेखाओं द्वारा घिरीबंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी समतल में स्थित तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी या बंद बोल सकते हैं, घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, किसी समतल में स्थित तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह हो गई हमारे त्रिभुज की परिभाषा। अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार के विषय में। हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो पिछली कक्षाओं में हमने नहीं पढ़ा है उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, सर्वांग समरूप, ये सारी चीज पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ ले, उसके बाद किताब पर चलेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार, ठीक, जो हमने पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा उसी को हम बेस के तौर पर दोहरा रहे हैं। तो अब आता है त्रिभुज के प्रकार। देखिए बहुत बच्चों के मन में खौफ रहता है त्रिभुज बहुत कठिन है, लेकिन आप इसके विषय में अगर पीछे से जानते आ रहे हैं, तो पिछली कक्षाओं से आप इसके विषय में जानते आ रहे हैं, तो ये चैप्टर सबसे आसान होने वाला है। अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पर उसका बेस पढ़ लीजिए। बेस के बाद हम एक एक सवाल को करेंगे एकदम बारीकी से, और आपको समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी कह सकते हैं कि मैं लेता हूँ, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। ये चीज का, इस चैप्टर का कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुजों का विभाजन जो है हमने दो प्रकार से किया गया है, ठीक ना। हमने कितने प्रकार से किया है, दो प्रकार से किया है। एक आपके होते हैं कोण के आधार पर, दूसरा आपका होता है भाई भुजा के आधार पर। जो त्रिभुज का विभाजन किया गया है वह दो प्रकार के किया गया है, एक कोण के आधार पर किया गया है, एक भुजा के आधार पर किया गया है, ठीक। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। दूसरा प्रकार आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तीसरा प्रकार आपका होता है समकोण त्रिभुज। ये आपके कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब भुजा के आधार पर भी इनको बांटा गया है, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समबाहु,
समबाहु। ठीक, दूसरा प्रकार है आपका विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज। और होता है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु। भुजा के आधार पर हमने त्रिभुजों के 3 प्रकार पढ़े हैं। ठीक, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज। तो आइए हम इन लोग को कोण के आधार पर हम परिभाषित कर देते हैं। कोण के आधार, न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, और समकोण त्रिभुज किसे बोलेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज हम उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसके तीनों कोणों का मान, समझिए त्रिभुज के में 3 जगह कोण बनते हैं, 3 अंतः कोण बनते हैं, और तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो। ऐसा त्रिभुज बने जो तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे आपका देखिए, समझिए तीनों कोण का मान आपका 90 अंश से कम दिखाई देगा। तीनों कोण क्या है, 90 अंश से कम है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, तीनों कोणों का योग जो, अरे तीनों कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आपका है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में उस ऐसी त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम। क्या हो, जिसका कोण क्या हो, 90 अंश से अधिक हो। ठीक, 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये रहा आपका, देखिए 90 अंश से अधिक है यह कोण, ठीक, लेकिन 180 अंश से कम है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आपका बचा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। क्या हो भाई, एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समझ में आएगी नहीं, परिभाषा लिख नहीं रहे हैं लेकिन समझ लीजिए, ये आपका बेसिक है। अब समबाहु, समबाहु किसे कहते हैं, देखो भुजा के आधार पर परिभाषा में सुन लो आप। समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे समबाहु कहेंगे। समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब आपका ये आया विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम मतलब समझ लो ना, भिन्न भिन्न भुजाओं वाले त्रिभुज को, मतलब विषम बाहु मतलब समझे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर न हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। इतना समझ में आया। और अगला है आपका समद्विबाहु। देखिए इस चीज को समझे, समद्विबाहु मतलब समान है दो, द्वि का मतलब दो भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान है। क्या है, दो भुजा समान है, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका बेसिक है। अभी तक हमने कक्षा 8 तक ये पढ़ा है। अब कक्षा 9 में हमने एक चीज नया चीज पढ़ा। अब कक्षा 9 की बात करते हैं, उसके बाद हम 10 की बात करेंगे। तो कक्षा 9 में एक शब्द आया था सर्वांग सम। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुजों में सर्वांग समता, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सर्वांग सम किसे कहते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम सर्वांग सम के विषय में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो हम अभी त्रिभुज के पे नहीं चलते हैं, हम चलते हैं एकदम बेसिक उदाहरण, सर्वांग सम होते क्या हैं। तो सर्वांग सम समझने के लिए हम थोड़ा सा एक उदाहरण का काम लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पेज है, समझिए एक पेज है
और इसी पर एक पेज और स्थित करते हैं हम, इसी पेज पर हम एक पेज और स्थित करते हैं। जैसे ये आपका स्थित हुआ है, देख रहे हैं ये 2 पेज है। अगर हम इस पेज को आपस में ऐसे कर दें, दिखाई दे रहा है कहीं से अंतर है? चारों लंबाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है इसकी, एकदम दोनों एक दूसरे क्या है, हर चीज समान है, जिसको बोलते हैं हर भुजा समान है, कोण भी समान। जैसे ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का पहले पेज का भी कोण है, वहीं 90 अंश का दूसरे अंश का भी कोण है। तो सर्वांग सम ऐसी वस्तु को हम कहेंगे, ऐसे सर्वांग सम को हम समझ लेते हैं पहले। तो सर्वांग सम वह चीज होता है जो पूरा चीज, देखिए सर्वांग सम इसी को समझते हैं, सर्वांग सर्व अंग समान। इसका जब हम विखंडन करेंगे या खंडन करेंगे तो क्या होगा, सर्व अंग समान। ध्यान रखिए, मतलब पूरा का पूरा अंग क्या हो आपस में समान हो, वही सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम को समझ में आया होगा कि ऐसी वस्तुएं जिसका सर्व अंग समान, सर्व अंग क्या हो, समान हो। हम कुछ उदाहरण से देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको, जिसका सारा अंग समान हो, ऐसे समझे ना, जिसका पूरा का पूरा एकदम अंग समान, मतलब साइज कोई 5 सेंटीमीटर है तो उसका भी दूसरे भी वस्तु का कितना साइज रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और उसकी चौड़ाई आपका 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे वस्तु की भी चौड़ाई 2 वस्तु की, ऐसे वस्तु मतलब जिसको एक के ऊपर एक रख दे, उसके पीछे लगा दे और दिखाई न दे, एकदम सारा का सारा एकदम समान हो जाए, उसी को हम बोलेंगे सर्वांग सम। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता पढ़ने के 2 नियम है, इसके 2 नियम है। पहला नियम आपका होता है, 2 त्रिभुज तभी सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण, भुजाएं एवं कोण क्या हो, एक दूसरे के समान हो। यदि 2 त्रिभुज हैं, समझिए बात को, 2 समकोण त्रिभुज हैं, 2 समकोण त्रिभुज आपके पास दिए गए हैं, ये आपके हो गए 2 समकोण त्रिभुज हो गए। देखिए 2 समकोण सर्वांग सम तभी होंगे जब ए बी सी और ये आपका है ई एफ जी, ये आपके पास 2 त्रिभुज है। अब हम बोलेंगे सर्वांग सम है या नहीं है। तो सर्वांग सम होने के लिए पहला जरूरी कोण आपस में क्या हो, समान हो। जैसे एंगल ए बराबर एंगल ई हो जाए और एंगल बी बराबर क्या हो जाए, एंगल एफ हो जाए, एफ हो जाए। देखिए, और एंगल सी बराबर एंगल जी हो जाए। अगर कोण समान है, अगर किसी 2 त्रिभुज के कोण समान है तो वह एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। पहला नियम हमारा ये कहता है। दूसरा नियम भी कहता है कुछ, दूसरा नियम कहता है यदि एक त्रिभुज, दूसरा नियम हमारा यही कहता है, यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक ले, क्या कर ले, पूरी तरीके से ढक ले, तो एक दूसरे क्या कराते हैं, सर्वांग सम कराते हैं। सर्वांग सम में आप ये समझिए कि अगर, ऐसे नहीं समझा, अगर यह त्रिभुज की भुजा, इसकी मान ले क्या है, भुजा भी समान होनी चाहिए। मतलब देखिए ए बी बराबर किसके होनी चाहिए, ई एफ की होनी चाहिए, ठीक। और ए सी बराबर क्या होनी चाहिए, ई जी की होनी चाहिए। भुजा भी, पहला नियम है कोण समान रहना चाहिए, दूसरा नियम है भुजा भी समान रहनी चाहिए। और बीसी किसके समान रहना चाहिए भाई, एफ जी के, ये आपको समान रहना चाहिए, तभी सर्वांग सम होंगे, ठीक ना। सर्वांग सम होने के लिए पहला चीज कोण का समान होना जरूरी है, दूसरा भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी यह चीज कराएंगे सर्वांग सम, ठीक। तो सर्वांग सम को समझने के लिए एक चीज और देखिए, जैसे एसी भुजा को हम बोलते 5 सेंटीमीटर का है, कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता होना चाहिए ई जी जो है उस भुजा का मान कितना होना चाहिए, सर्वांग सम यदि है यह चीज, तो इसका भी मान कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आया। अगर इसका एफ जी का मान 4 सेंटीमीटर है
तो आपको यह पता होना चाहिए BC का मान भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, सर्वांग सम अगर EF का मान आपके पास 3 सेंटीमीटर है तो AB का मान कितना होना चाहिए, 3 सेमी होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि सभी एक तरह से सभी को दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होंगे जब उनके कोण आपस में बराबर हो, मतलब एंगल A बराबर एंगल E हो, एंगल B बराबर एंगल F हो, एंगल C बराबर एंगल G हो, ये हो। और सर्वांग सम होने के लिए जब कोण समान होंगे तब भुजा भी समान होनी चाहिए भाई। पहला नियम तो कर दिया कोण हो गया, दूसरा आपका कर दिया भुजा भी समान होगा, मतलब A से B की जो दूरी है वह E से F की दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, A से B की जो दूरी है वह E से F की होनी चाहिए। इतना समझाया। और जो A से C की दूरी है वह E से G की दूरी होनी चाहिए समान। ये आपको पता होना चाहिए सर्वांग सम। ये पिछली कक्षा 9 में हमने पढ़ा था सर्वांग सम। अब हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं कक्षा 10 का। कक्षा 10 में अब आपका चलेगा सर्वांग सम, तो चलेगा ही चलेगा। और पिछला जो भी पढ़ा है उसका उपयोग सवालों में होगा, प्रमेय में होगा, जो सिद्ध करना होगा उसका होगा। और अब हम पढ़ेंगे समरूपता। अब अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुजों की समरूपता। बस यहीं से आपका कक्षा 10 शुरू होता है। कक्षा 10 यहीं से आपका शुरू होता है, त्रिभुजों की समरूपता। सर्वांग सम में हमने समझा कि सर्वांग सम क्या होता है भाई। सर्वांग सम मतलब आपका इसका निकला सर्व अंग समान। यही हमने बताया ना, सर्व अंग समान मतलब एकदम किसी चीज का डुप्लीकेट रहना चाहिए। मतलब कोई वस्तु है, कोई त्रिभुज है, उसी का सेम टू सेम एकदम, मतलब कोण भी समान हो, भुजा भी समान हो, उसी का सेम टू सेम डुप्लीकेट बना दे, वहीं आपका हो जाएगा सर्वांग सम। लेकिन समरूपता में अलग बात होती है। समरूपता में क्या होती है, जैसे एक त्रिभुज है, देखिए समरूपता को पहले हम समझ लेते हैं। समरूप किसे बोलते हैं, समरूप भी बोलते हैं, समरूप। सम मतलब होता है समान, और रूप समान रूप वाला, क्या बोल सकते हैं, समान रूप वाला। देखिए समान रूप वाले आकृति को समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान रूप वाले आकृति को समरूप बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है, और एक यह भी क्या है भाई, त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, यह भी एक समकोण है। ये हो गया ABC, ये हो गया EGEFG, ये हो गया। देखिए दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। और दोनों क्या यह सर्वांग सम है। पहला क्वेश्चन भाई, यह छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है। पहला डुप्लीकेट तो है नहीं, डुप्लीकेट है लेकिन कोण भी मान लो समान हो गए, लेकिन भुजा बराबर है नहीं है। तो देखिए सर्वांग सम और समरूप में अंतर समझ लीजिए। समरूप क्या बोलेंगे, समान रूप वाले को हम समरूप बोलेंगे। सर्वांग सम एकदम डुप्लीकेट, मतलब सेम टू सेम डुप्लीकेट वाले सर्वांग सम बोलेंगे। तो ये देखिए ये आपका समरूप होगा। कोई भी आकृति होगी, अगर समकोण त्रिभुज यह भी है और यह भी है, समान रूप इसी की तरह लग रहा है कि नहीं, भले बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, ये बात इस पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन यह समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यह भी क्या है, समकोण त्रिभुज है नहीं। और समान रूप वाले लगने वाले आकृति को हम बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते थे, जैसे हमने बनाया था कि ABC सर्वांग सम, तो सर्वांग सम का ये चिन्ह था, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में। जैसे अभी हमने बनाया था पिछले उदाहरण में कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज EFG है, तो वह सर्वांग सम होंगे, तो हम इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते थे। अब यहाँ पर त्रिभुज ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। समरूप मतलब समझे ना, समान रूप वाले आकृति को समरूप कहते हैं। तो देखिए, तो इसको लिखने का तरीका है, त्रिभुज ABC समरूप है, यह समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज EFG, ये आपका लिखने का तरीका है, त्रिभुज है
तो इसको लिखने का तरीका यही है। और एक नोट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, सर्वांग सम और परिभाषा है जो उसको, तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं थोड़ा सा, तो परिभाषा लिख देते हैं अब हम। तो सर्वांग सम, तो हम देख लेते हैं सर्वांग सर और समरूप होने के लिए कंडीशन। तो इसका है दो सर्वांग सम आकृतियों के आकार तथा अमाप समान होते हैं। मतलब अभी हमने बताया इसको उदाहरण से कि एक त्रिभुज है, ये आपके पास त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज है हमारे पास, समझिए इसको, दूसरा भी त्रिभुज हमारे पास है, तो दोनों का क्या हो, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के क्या हो, कोण समान होने चाहिए। देखिए दो सर्वांग सम आकृतियों के आकार समान, यह भी समकोण है यह भी समकोण है, आकार तथा अमाप समझ रहे हैं, यह जो है इसको बोलते हैं परिमाप ना, परिमाप भी क्या होना चाहिए, समान होना, मतलब AC के बराबर क्या होना चाहिए, EG होना चाहिए, AB के बराबर क्या होना चाहिए, EF होना चाहिए, BC के बराबर क्या होना चाहिए, FG होना चाहिए। ये आपका सर्वांग सम आकृतियों के लिए ये परिभाषाएं, आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए समरूप होने के लिए कंडीशन क्या है, समरूप आकृतियां तभी हो सकती हैं जब दो समरूप आकृतियां आकार में समान होते हैं। आकार क्या होना चाहिए, समान होते हैं, मतलब एक त्रिभुज है आपके पास, समकोण त्रिभुज है, तो दूसरा भी क्या रहना चाहिए, समकोण रहना चाहिए। आकार देखिए समान है, परंतु इनके अमाप समान होने आवश्यक नहीं, मतलब आवश्यक नहीं है, मतलब समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक, अगर दो बहुभुज, मतलब बहुभुज मतलब त्रिभुज की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज बना दिए, दो चतुर्भुज हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो इनमें दो कंडीशन पाए जाते हैं। ठीक, तो एक चीज आप इससे समझे, समान होने आवश्यक नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह दोनों आकृति समान भी हो सकती है। तो अगला टॉपिक हमारा यही बनता है, सभी सर्वांग सम आकृतियां, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं समरूप हो सकती हैं। ठीक ना, सर्वांग सम आकृतियां क्या है, समरूप हो सकती हैं, परंतु ये याद है ना, सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। समझा कि नहीं, यह इस चीज को, इस दोनों त्रिभुज को हम कह सकते हैं समरूप है। ठीक है, तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। ठीक ना, ये आपको समझना चाहिए। और अब हम बोलेंगे भुजा, हम पढ़ेंगे भुजाओं को समान संख्या वाले, भुजाओं को समान संख्या वाले दो बहुभुज समान हो सकते हैं। बहुभुज का मतलब समझ रहे, इसमें तीन भुजा है, इसमें भी तीन भुजा है। दो बहुभुज कब समान होंगे, उसके लिए दो कंडीशन है, कब समरूप होंगे। जैसे समरूप होने के लिए कुछ शर्त है, तो दो बहुभुज कब समान होंगे, बहुभुज का मतलब समझ रहे, एक त्रिभुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, ये आपका दोनों समान आकृति होना। पहला कंडीशन है आकृति समान हो, परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुजों समान कब होते हैं, या समरूप कब कहलाएंगे, जब दो आकृतियां समान हैं और भुजाओं के आधार पर बहुभुज हैं। तो पहला कंडीशन होता है उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे ये एंगल ए है, बी है, सी है, अब ये ध्यान दीजिए, ई है, एफ है, जी है। समरूप भी होने के लिए कुछ कंडीशन है, जब एंगल ए और एंगल ई क्या हो, समान हो। एंगल ए बराबर एंगल ई, बात समझिए, एंगल ए बराबर एंगल ई, और एंगल बी बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल एफ। समरूप होने के लिए अब चल रहा है जी, और एंगल सी बराबर एंगल जी, एंगल सी बराबर एंगल जी, समरूप होने के लिए चल रही है। और दूसरा कंडीशन, पहला तो उनके संगत कोण बराबर हो समरूप आकृतियों के। ठीक, दूसरा क्या बोला, इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में, इनकी मतलब संगत भुजा। जैसे हम कहेंगे ए बी का संगत भुजा कौन है, तो आप बोलेंगे ई एफ है। तो इनका अनुपात जो हो वो क्या हो, एकदम समान हो भाई,
ई एफ। अब बराबर ए बी का संगत भुजा क्या है, ई एफ है। ए सी की संगत भुजा क्या है, ई जी है। ए सी की संगत भुजा है, ई जी है। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक। और देखिए बी सी की संगत भुजा क्या है, एफ जी है। बी सी की संगत भुजा है एफ जी। ये क्या हो, एक दूसरे अनुपात में हो, एक ही अनुपात आए, जो इनका अनुपात निकाला जाए तो एक ही आए, तो ऐसी आकृतियां हमारी क्या कहलाएंगी, समरूप आकृति कहलाएंगी। ठीक, ये चीज आपका हो गया क्लियर। अब हम कक्षा 10 की मेन टॉपिक पे चलते हैं। 5 नंबर यहाँ से बनते हैं। अगर आपको दे दिया थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आपका 5 नंबर से बनता है। ये आपको 5 नंबर फिक्स है। ये 5 नंबर हर साल देता है। 5 नंबर का सवाल दे दे, या थेल्स प्रमेय पर आधारित सवाल दे दे आपको, या थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए। तो 5 नंबर बनता है, तो हम उस पर बात करते हैं। आपको समरूप और सर्वांग सम, ये आपको याद करना है। याद करिए इसको, समझ में आया इसको नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो थेल्स ने एक त्रिभुज के संबंधित अपना एक प्रमेय दिया, और थेल्स प्रमेय को एक और नाम से जानते हैं, बीपीटी के नाम से हम जानते हैं इसको। तो थेल्स ने अपना नियम दिया कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। फिर से हमको बोला कि एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के एक समांतर रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है। जब समांतर रेखा खींच देते हैं तो जो अन्य दो बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं पर, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा, वह दोनों बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब देखिए, थेल्स ने हमको कहा, थेल्स ने बताया कि कोई त्रिभुज है, ठीक, मान लेते हैं आपका ये एक त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई त्रिभुज है। बोला है देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं बीसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? रेखा खींच देते हैं। बीसी के समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं, इसका नाम हमने दे दिया डी और ई, ठीक। समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो, मतलब ये इसके समांतर तुमने रेखा खींचा, बीसी के समांतर डी खींचा, और बचा यह भुजा, और एक बचा ए बी भुजा, एक बचा ए सी भुजा। बोला अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर, मतलब एक बिंदु डी है, एक बिंदु ई है, पर बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में, अनुपात मतलब ए बी के अनुपात डी बी और ए के अनुपात ई सी अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब हमको सिद्ध करना है, थेल्स ने बताया। तो देखिए प्रमेय सिद्ध करने का हमको पद पता होना चाहिए। पहला पद हमको दिया है, आपको देखो दिया है, पहला क्या है? दिया है। क्या दिया है भाई? एक त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, ये हमको दिया है। और क्या दिया है? इसी में कह सकते हैं बीसी के समांतर है डी, ये कह सकते हैं नहीं, बीसी के समांतर डी हमको इसमें बोला है, ठीक। हमको ये हो गया। दूसरा पद होता है जब आप थेल्स सिद्ध करते हैं तो दिया है, दिया के बाद आता है रचना। देखिए कि आप रचना क्या क्या कर रहे हैं, इस चीज को सिद्ध करने के लिए आप रचना क्या कर रहे हैं, और हमको सिद्ध क्या करना है। देखिए रचना हो गया, और हमको उसके बाद होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है? एडी के बटा डीबी, एडी के बटा डीबी, अब बराबर में एई के बटा ईसी। यही ना थेल्स ने बोले कि जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है जो रेखा बीसी के समांतर डी है, जिन दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, वे बिंदुओं भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। मतलब ए बी के संबंधे डीबी और ए के संबंधे ईसी। ये हमको सिद्ध करना है। रचना हम देखिए, ये हमको सिद्ध करना है, तो रचना क्या करेंगे?
हम रचना करेंगे, रचना वाले पद को हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो हम रचना में लिख दे बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया, बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया, ठीक। और एक है बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया, बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया, ये हो गया। और देखिए रेखा ए बी पर, रेखा जो ए बी है बिंदु ई से एक लंब डाला, लंब का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कैसा है, 90 अंश का है। ए बी पर क्या डाला, लंब डाला। और भुजा ए सी पर बिंदु डी से लंब डाला, बिंदु डी से लंब डाला। बस हमने इतना रचना किया। तो इसी रचना को लिख देते हैं हम। तो इसको लिखना, देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु बी तथा बिंदु बी तथा बिंदु सी को क्रमशः बिंदु बी को बिंदु ई से मिला, तो क्रमशः बिंदु ई से तथा बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया। इतना समझा। देखो हमने कुछ नहीं किया, जो किया बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया और बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया, इतना समझ में आया। और देखिए और हमने रचना किया है, भुजा ए बी पर ध्यान से सुनिए इस बात को, भुजा ए बी पर बिंदु ई से एक लंब डाला, ठीक। या आप देखिए एक त्रिभुज बना ए डी ई, तो ये लिख सकते हैं भुजा ए डी पर क्या लिख दे, भुजा ए डी पर एक हमने लंब डाला, क्या डाला, बिंदु ई से एक लंब डाला। और जो बिंदु यह है लंब है उसका नाम, भुजा ए डी पर बिंदु ई से एक लंब डाला, ठीक। भुजा ए डी पर बिंदु ई से एक लंब डाला, ठीक। ये आपका समझ में आया, लंब डाला। तथा यहीं पे लिखिए, तथा भुजा ए ई पर बिंदु डी से एक लंब डाला, इतना समझ आया। देखिए ये हमने रचना किया है, वो रचना के पद को हम लिख दिए, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एम लंबवत होगा एडी के तथा डीएन लंबवत किसके है, ए के। ये समझ में आया आपको, यही चीज है आपका। देखिए दिया है, रचना है, उसके बाद सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करना हमने लिखा, पहला टॉपिक ये हमारा है, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा हो गया है, और देखिए चौथा टॉपिक आपका है उपपत्ति। तो मतलब आप सिद्ध कैसे करेंगे कि एडी के बटा डीबी और एई के बटा ईसी। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है। इतना देखिए जो समझाया वही है कि जो हम त्रिभुज से संबंधित है, ठीक। अब हम उपपत्ति में देखिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज कौन से है, ए डी ई। एक त्रिभुज तुम्हारा ये है, देखिए ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज है आपका बी डी ई। देखिए अब एक चीज आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, अधिक कोण का ध्यान रखिए। अगर हम कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम त्रिभुज ए डी ई ले रहे हैं, समझिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए डी ई,
ये वाला हम त्रिभुज जब ले रहे हैं ADE, ठीक, तो आधार कौन होगा और ऊंचाई कौन होगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए जब लंब जिस भुजा पर गिरा है वह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। जहां 90 अंश का कोण बना हुआ क्या कहलाएगा, यह आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक। और किसी त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है तो किसी शीर्ष से किसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को हम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी शीर्ष से किसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को हम त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। तो देखिए शीर्ष ई से भुजा AD पर एक लंब डाला गया और इस लंब की लंबाई को हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। तो यह लंब EM है एक तरह से। तो हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए 1/2 अब गुणे में आधार क्या है इस त्रिभुज के लिए ADE, जब लंब क्या है, EM है। लंब जब EM है, जब हम AD को आधार बनाना चाहेंगे तो इसके लिए ऊंचाई कौन सी होगी भाई, EM होगी। तो आधार AD हो गया, AD हो गया, और ऊंचाई क्या हो गई, EM हो गई। ये बात समझ आई ना। आधार AD को क्यों बनाया, क्योंकि लंब गिरा है इसलिए यह आधार हो गया, और लंब की लंबाई को हम क्या मान लिए, ऊंचाई। ये आपका हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक। जब आधार इसको हमने माना है तो एक त्रिभुज और हम बनाएंगे जिस पर आधार BD होगा। क्या होगा, आधार BD होगा। आधार BD बनाने के लिए तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, आधार हम क्या बना रहे हैं, BD। जब आधार BD बनाएंगे तो हमारा एक चीज बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज कौन सा बना है, एक बन रहा है, देखिए BDE। एक त्रिभुज है हमारा ये वाला BDE, एक त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है, कैसा, अच्छा ये कोण जो है 90 अंश लग रहा है आपको, ये वाला जो कोण है 90 अंश लग रहा है, नहीं, 90 अंश से अधिक है। 90 अंश से क्या है, अधिक है। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम सीधा बनाए तो ये आपका ऐसा है, देखिए इसका फिगर देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा BDE, ये वाला कोण जो है वो 90 अंश लग रहा है, नहीं, तो यह अधिक कोण है। और अधिक कोण में ऊंचाई कहाँ बनती है, सबसे बड़ी, लंब कहाँ से डालेंगे, किसी शीर्ष से। अगर हम किसी भुजा पर लंब डालेंगे, देखिए इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालेंगे, इस भुजा पर लंब डाल दिए, ठीक, तो ये हमारा लंब हो गया। तो ये तो ऊंचाई होगी नहीं, यही ना, क्यों, क्योंकि हमको आधार क्या बनाना है, BD बनाना है। आधार का मान क्या हो, DB बनाना है, ठीक है। क्योंकि एक बार AD बन गया है और हमको BD की जरूरत है, DB की जरूरत है। तो आधार इस तो आप अधिक कोण वाले त्रिभुज में, अधिक कोण वाले त्रिभुज में हमेशा जब उसका बनता है क्या, आपका ऊंचाई जब भी बनेगा त्रिभुज के बाहर बनेगा, त्रिभुज के बाहर, इधर से बनेगा तो इधर बनेगा, त्रिभुज से बाहर बनेगा। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं जब भी, देखिए ये आपका फिगर है, ठीक, ये आपका, जब इसका हम निकालेंगे कि इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई या लंब की लंबाई क्या होगी, तो इस त्रिभुज का जब भी लंबाई बनेगा वह बाहर बनेगा, और इसके आधार को हम बढ़ा सकते हैं। यह अधिक कोण के त्रिभुज की परिभाषा से है, ठीक। जब भी अधिक कोण में ऊंचाई की बात होगी तो हमेशा अधिक कोण में त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा बाहर बनेगी, लंब क्या बनेगा, बाहर बनेगा। और इसके, और त्रिभुज आपका यहीं तक था तो इसके आधार को हम बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में हम देखिए, थोड़ा सा सवाल पर अपने चलते हैं। तो देखिए इसी वाले में यही चीज हमको फॉलो करना है। तो देखिए एक त्रिभुज हम पुनः ले रहे हैं, त्रिभुज BDE में, देखिए त्रिभुज BDE में, ध्यान से देखिए त्रिभुज BDE में, ठीक,
और यहाँ पर त्रिभुज ADE में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, इस बात में आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोला है, त्रिभुज BDE में क्या है, त्रिभुज BDE में देखिए क्या बना है हमारे पास, त्रिभुज BDE में अगर हम BD को आधार ले, BD को क्या ले, आधार ले लें, आधार लेंगे तो इस पर कोई लंब गिरा होगा, तो इस रेखा पर हम AB के देखिए तो एक रेखा न्यून कोण त्रिभुज बन रहा है, यह कैसा है, सॉरी न्यून कोण नहीं, अधिक कोण त्रिभुज है। BDE क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। जब अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ से इसके शीर्ष से एक लंब डाला गया है, जो कि शीर्ष क्या है, लंब, और यह लंब जो डाला गया है, EM लंब डाला गया है, वह ऊंचाई कहलाएगी। तो देखिए 1/2 आधार का मान क्या होगा, DB, आधार का मान DB। अब गुणे इसके लिए ऊंचाई क्या होगी, त्रिभुज BDE के लिए ऊंचाई होगी EM, ठीक ना, क्या होगी, EM। समीकरण नंबर इसको 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले, ठीक, ये आपका हो गया इतना। अब देखिए अगला टॉपिक फिर इसी में है, 1-2 समीकरण हमको मिल गए। अच्छा, अब हमको चाहिए एक बार AE चाहिए, एक बार EC चाहिए। देखिए फिर से इसी त्रिभुज में देखते हैं, ADE त्रिभुज में क्या देखते हैं, फिर पुनः ADE में। अच्छा देखिए, अब हमको आधार क्या बनाना है, आधार AE बनाना है। अगली बार इस क्या बनाए थे, AD बनाए थे, ठीक ना। अब आधार हमको AE बनाना है। जब आधार AE को बनाना है तो आधार AE बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब AE भुजा पर क्या गिराएंगे, लंब गिराएंगे, और यह लंब देखिए यहां से गिर रहा है, D से N गिर रहा है, ठीक। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा कि नहीं, और क्या होगा 1/2 आधार का मान देखिए। अब आधार AE बन रहा है, अब आधार क्या बन रहा है हमारा, AE गुणे, तब लंब क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, तो त्रिभुज ADE में बिंदु D से N लंब की लंबाई, और लंब की लंबाई क्या कहेंगे हम, ऊंचाई कहेंगे, तो DN। समीकरण नंबर 3 इतना समझ आया, समीकरण नंबर 3। अब पुनः हम देखते हैं, फिर एक त्रिभुज हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए त्रिभुज CDE, क्या ले लें, त्रिभुज CDE, एक त्रिभुज बन रहा है नहीं, त्रिभुज CDE, देखिए क्या ले लें, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, देखिए 1/2 गुणे, ठीक। अब त्रिभुज CDE पुनः फिर से अधिक कोण बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। अब अधिक कोण का त्रिभुज जब बन रहा है तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, इसकी जो लंब की लंबाई होगी वह DN होगी, क्योंकि आधार यह हमको बनाना है, तो आधार लंब गिर रहा है AC वाले भुजा पर, तो ये आपका लंब की लंबाई क्या होगी, DN होगी। तो आधार जब हम बनाएंगे EC गुणे ऊंचाई क्या होगा, DN होगा। समीकरण नंबर 4 इतना आपको समझ में आया, ये आपका आधा से ज्यादा हो गया है। अब हम करेंगे, देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 के बटे समीकरण 2, तो देखिए क्या बनेगा, समीकरण देखिए समीकरण 1 के बटे समीकरण 2 से देखिए क्या बन रहा है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, तो देखिए बन रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटे में लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक। अब बराबर है, बराबर कर दिए, तो अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, त्रिभुज 1/2 DAD है ना, AD के बटे इंटू EM
अब बटे में क्या है भाई, 1/2 dB इंटू EM। देखिए क्या कटेगा, अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको एरेज कर देते हैं। देखिए अब हम कर दे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दे। क्या कर दे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दे। क्या करें, समीकरण 1 के बटे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 के बटे समीकरण 2 से हमको मिलेगा क्या, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अब बराबर 1/2। अब राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में 1/2 AD गुणे EM, तो AD गुणे EM अब बटे में 1/2 गुणे ADB गुणे EM। अच्छा एक चीज कैंसिल होगा, 1/2 1/2 कट जाएगा, EM से EM कट गया, ध्यान रखिए, ठीक ना। बचा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अब बराबर AD के बटा DB। समीकरण नंबर 3 मान लें, 3 तो है आपके पास, तो इसको मान लें समीकरण नंबर 5। कितना समझ आया, समीकरण 5 तक आया। अब हम देखिए, अब हम करेंगे समीकरण 3 के बटे समीकरण 4। क्या करेंगे, समीकरण, देखिए यहां पे लिख देते हैं, समीकरण 3 के बटे समीकरण 4 से क्या होगा, देखिए राइट हैंड का साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AE और गुणे DN और बटे में 1/2 गुणे EC गुणे DN। यहाँ पर भी कैंसिल होगा, DN से DN कैंसिल हुआ, 1/2 1/2 कैंसिल हुआ। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल अब बराबर क्या होता है, AE के बटे EC। समीकरण नंबर इसको हम 6 दे रहे हैं। इतना समझ आया, ये आपका हो गया, ठीक। और हमको सीधे देखना है AD के बटे DB, AE के बटे EC। यहाँ पर AD के बटे DB आ गया समीकरण 5 में, और समीकरण 6 में AE के बटे EC। अगर इसका राइट हैंड साइड देखिए दोनों है, दोनों बराबर कब होंगे, हम कहते जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपस में बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या पता हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक आपका थोड़ा सा देखना है, जब किसी त्रिभुज, देखिए दो समांतर रेखा हो गया, इसको समझ लीजिए, एक प्रमेय है, दो समांतर रेखाओं पर एक ही आधार वाले त्रिभुज, मतलब देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में बने, दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक, और एक ही आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे एक त्रिभुज हो गया, यह एक मान लो AB रेखा है और ये आपका CD है। ध्यान समझिए, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, और त्रिभुज जो बन रहा है वह उसका आधार क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और जैसे एक त्रिभुज यह भी बना इसी में, देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में पहला त्रिभुज बना है, ये A, इसको मान लेते हैं P, ठीक, एक त्रिभुज बना PCD, ठीक, और इसको मान लेते हैं Q। एक त्रिभुज बना है QCD। दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में
एक ही आधार वाले त्रिभुज पर एक ही आधार वाले बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज ये भी बन गया भाई, तो ये इसका नाम दे देते हैं आर, समझे। तो आर सी डी और त्रिभुज पी सी डी और क्यू सी डी, इस एक ही आधार पर जाए जितना त्रिभुज बने, समझिए बात को, इस पर जाए जितना त्रिभुज बने सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज से यह समझ में आया। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज आपस में कब समान होंगे, देखिए अगर हम आधार मान ले कि हमारा आधार डी है और यह दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा है, ठीक। आधार डी है तो देखो आधार डी पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक बनेगा त्रिभुज बी डी ई, एक त्रिभुज यही बनेगा, त्रिभुज बी डी ई बनेगा, और एक त्रिभुज बनेगा बी सी डी ई। अगर आधार यह है, यह आधार मान ले इसको, तो त्रिभुज बन रहा है, देखो त्रिभुज डी ई बी और एक बन रहा है डी बी डी ई सी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में समान होगा। देखिए जब आधार डी हो, क्या हो, डी हो, डी ई जब आधार मान रहे हैं तो इस एक आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज। एक त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, एक त्रिभुज बन रहा है डी ई सी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए यहीं पर कर देते हैं, जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो जब आधार डी हो तब देखिए यहाँ पर लिख दो, तब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समझ में आया कि नहीं, यही मेन टॉपिक है। आपको ये नहीं समझ आया तो ऐसे लिखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ठीक। एक ही आधार हो, त्रिभुज जाए जैसे बने आपके पास, जैसे एक ये भी बन गया त्रिभुज, देखिए आधार समान है, ठीक। तो इस सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो यह इस नियम से हम कह सकते हैं यह त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल के, ठीक। ये आपका हो गया। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए अब हम प्रश्न और समीकरण नंबर आपके चलते हैं, समीकरण नंबर 5 में। देखिए 5 में हम चलते हैं। समीकरण 5 में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो समीकरण 5 से हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 5 से दोनों बराबर है तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल के जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं नहीं। तब समीकरण 5 से क्या होगा, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब ये तो आपका हो जाएगा ए डी के बटा डी बी, समीकरण नंबर 7। इतना आया कि नहीं। अब इसी समीकरण नंबर इसको हम 7 मान लिए, इतना समझ में आ गया। और देखिए अब क्या है, समीकरण 6 को देखिए और समीकरण 7 को देखिए। समीकरण 6 में है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक। और समीकरण 7 में क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है, आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। जब बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो हम क्या कर सकते हैं इसको, कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। अतः समीकरण 6 व 7 से 6 व 7 से क्या होगा, क्योंकि इस 6 और 7 का LHS समान है तो RHS क्या होने चाहिए, समान। तो AD के बटे DB अब बराबर
AE के बटे EC। और हमको यही सिद्ध करना था थेल्स के प्रमेय के अनुसार। ये आपका सिद्ध हो गया। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, ठीक ना, तो फिर से एक बार देखिए दो चीजों का प्रयोग किया गया है। एक अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज का जब भी बनेगा आपका लंब गिरेगा वह बाहर गिरेगा, त्रिभुज के आधार के बाहर गिरेगा, और जिस भुजा की ओर गिरेगा वो आपका आधार कहलाएगा। जैसे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जब निकाले थे तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, और इसका बाहर गिरा तो EM लंब गिरा है। क्या गिरा है? लंब। ऊंचाई क्या होती है? हमेशा बाहर बनती है। आपके मन में ये बन जाना है, जब भी अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई की बात करेगा तो अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा बाहर बनती है। कहाँ बनती है? बाहर बनती है। ठीक। और दूसरा चीज, और दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार वाले त्रिभुज चाहे जितने बने, आपके पास जितना भी त्रिभुज बन रहा है सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। और यही आपका थेल्स प्रमेय है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला टॉपिक है हमारा, तो थेल्स प्रमेय हो गया। अब चलेगा थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम, इसी में है थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम को हम नहीं पढ़ते हैं अभी, अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जरूर, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।